सुबह में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। आज लगता है इन्होंने नाश्ता ज्यादा किया है क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छी बात है। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। ये है इमरान हसन। मैं भूल गया था कि मेरा नाम बताया। हाँ, मतलब मैं इमरान हसन, ये इमरान हसन। और अब तो आप हमें नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुनाइए। अच्छा जी, पॉजिटिव नोट के ऊपर हमने प्रोग्राम को रोजाना की बुनियाद पे शुरू करने का फैसला किया, चाहे खुद हम जैसे भी चल रहे हो। जब आप लाहौर की ट्रैफिक में आते हैं, इतनी शदीद गर्मी में आते हैं, तो लाजमी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो। कभी कभी आपका जहन इधर उधर भी हो जाता है। लेकिन आज हमने इस गर्मी ने जब मुझे इतना सताया इमरान हसन, तो मुझे आज किस चीज का ख्याल आया? परिंदों का ख्याल आया मुझे। आई अग्री। वैसे हम बात करते हैं कि हमारा घरों में कितना बुरा हाल होता है और सारा कुछ है, लेकिन इस गर्मी में हम उन परिंदों का भी सोचें। तो लिहाजा हमने ये सोचा कि हम आपको ये सुबह सुबह मैसेज देंगे कि आप अपने घरों के बाहर बर्ड हाउसेस जरूर बनाएं। वैसे आप मॉल रोड पे देख सकते हैं, विजुअल्स में भी इन्होंने एक बर्ड हाउस बनाया है, लेकिन अपने तौर पर भी हमें बर्ड हाउसेस बनाने की जरूरत है। अगर आप बर्ड हाउस नहीं बना सकते, अपने घर की छत पर, अपनी बालकनी में, अपने टेरेस पर कोई भी ऐसा बर्तन या ऐसी कोई चीज जिसमें आप पानी रख सकें, उनके लिए दाना रख सकें, तो जरूर 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 रखें। क्योंकि वाकई बहुत सारे परिंदे हमें उनको करने का, कैद करने का शौक होता है, रखने का शौक होता है, लेकिन बहुत सारे परिंदे आजाद भी फिजा में घूम रहे, उनको भी जरूरत होती है पानी और खुराक की। तो आप अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, हम अगर पुराने लाहौर को देखें ना, जैसे आजादी फ्लाईओवर पे चले जाएं, पुराने लाहौर का, तो वहां पे ऐसे लगता है कि हर शख्स ने अपने घरों के ऊपर इस किस्म के इंतजाम। लेकिन बड़े जो घर होते हैं, मुझे लगता है बड़े घरों में छोटे परिंदों की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। ये मुझे लगता है, मे बी ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। आई रिमेम्बर हमारी नानी के घर पे, क्योंकि वो अंदरून लाहौर में होता था, छतों पे रोजाना की बुनियाद पे प्रैक्टिस होती थी कि वो मट्टी के मर्तबान में ऊपर जाके पानी और बाजरा रखा जाता था या दाना रखा जाता था कि परिंदे आए और वो खा लें। और वैसे मेरे घर में ये खास एहतमाम मौजूद है टेरेस के ऊपर, और मेरी अम्मी बड़ा ख्याल रखती है इस चीज का। सबको रखना चाहिए, क्योंकि उनका भी, और इवन जो स्ट्रीट कैट्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी भी हम अगर हिफाजत कर सकें या उनको भी हम खाना दे सकें, उनकी भी केयर कर सके जरूरी है। लेकिन बिलखुसूस इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम खास तौर पे परिंदों के हवाले से, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो गर्मी में स्पेशली हमने मैसेज सोचा कि आपको दे। इसी नोट पर जी हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। आज के शो में आज हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और फिर वकार अहमद मलिक इस वक्त पस्सू में है, क्या क्या हमें वो बातें बताएंगे मुनफरिद तरीके से। आज शुरू में सियासत नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ करेंगे हेडलाइंस और फिर आपको बताएंगे। अभी देखते हैं आज के हेडलाइंस। पीटीआई का तीसरा बजट पास, ऑपोजिशन एक बार फिर फेल। हुकूमत ने कौमी असेंबली से फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर करवा लिया। सिंध असेंबली, हुकूमत और ओपोजिशन में खलीज कम न हो सकी। ऐवान में चारपाई लाने वाले अराकीन असेंबली पर पाबंदी आयद। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर, 1 जुलाई से पेट्रोल 6 रुपए, डीजल 3 रुपए महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, गर्मियों की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारों में तलबा की वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। आर्मी चीफ की यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन को वीडियो कॉल। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का एजाज अपने नाम करने वाली इलैन रिजवी होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। और सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी मुगल गैलरी की और बताएंगी मुगल दौर के नवादिरात के बारे में। हेडलाइंस आपने देखी। प्रोग्राम में सबसे पहले हमने बड़ी खबर की बात करनी है। बड़ी खबर की नहीं बात करनी है आज हम फॉर अ चेंज। वकार अहमद मलिक हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है और वो कहीं बाहर आजकल हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा नहीं है, वो बहुत दूर है। लेकिन वैसे तो हिस्सा है हमारे। नहीं, वो हमने बायकॉट कर दिया। वो खुद अच्छे मौसम में घूम रहे हैं और इतनी जबरदस्त वीडियोस। अच्छा, वीडियो से ज्यादा वकार अहमद मलिक की खूबसूरती मैंने देखी है इस उनके ट्रिप के अंदर, इनफैक्ट थर में भी, कि इंसानों के अंदर वो जो एक उनका है ना कि एक्सप्लोर करते हैं, आम इंसान के अंदर से खास बात निकालते हैं। ये बड़ी खूबी है। सेट पर भी आए तो वो आपके अंदर से कुछ ढूंढ रहे होते हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे होते। तो इतना कीमती जुमला मैंने बोला है वकार भाई, आम इंसानों में से खास बातें निकालना। खैर, इस वक्त हमारे साथ गलापन हुंजा से मौजूद हैं। ये एक जगह है वहां पर, और जिस तरह कल भी वकार भाई ने हमें सखी आसिफ से मिलवाया था जो कि पस्सू में पौधे लगा रहे थे और 11,000 से ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया गया था। आज हम जानते हैं वकार भाई से इस वक्त कि वो कहाँ है। बिल्कुल वकार भाई, वेलकम। और आज आप किस अनोखे मुकाम पर हैं, आज की जगह की कहानी क्या है, क्या खास बात है, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया अर्मिला। मैं इस वक्त आपसे गलापन से मुखातिब हूँ। गलापन जो है, गला यानी अनाज, पन घर यानी अनाज का घर, और यहाँ जो नाम है वो इस तरह रोमानवी होते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, आपको मालूम है। और ये जो है, जो गलापन है, ये जो जगह है, ये कुछ रोमानवियत से भी बहुत ऊपर की चीज़ है। ये तो हम सफ़र शर्त में दिखाएंगे नाज़रीन को। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और लेकिन जो अमेजिंग स्टोरी है इस जगह के हवाले से जो आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जो प्लांटेशन है वो मतलब एक रिकॉर्ड है कि आप मतलब उसकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं, उसकी जो कमाल काम है। हम अमूमन वज़ीर-ए-आज़म का जो विज़न है प्लांटेशन का, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को लीडर रख लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्लांटेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो हज़ारों के हिसाब से दरख्त हैं। और ये जो प्लांटेशन है ये सिर्फ 10 लोगों ने ऊपर वाटर चैनल निकाला था। और मतलब ये कमाल एक स्टोरी है। मेरे साथ जो है शेर साहब खड़े हुए हैं जो उस वक्त रूए रवां थे 87 में इस पूरी प्लांटेशन के, और हनीफ भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, गलापन से उनका भी ताल्लुक है। तो हनीफ भाई, मुझे सबसे पहले आप बताइए कि ये जो सारी प्लांटेशन है, मतलब ये वाटर चैनल निकालना और ये टोटल ये नंबर ऑफ प्लांट्स जो किए गए, ये जितने भी है, ये कितना है टोटल? ये तकरीबन 1,20,000 से ऊपर। 1,20,000 पौधे जो लगाए गए। आज उसका ये फ्रूट, यानी फ्रूट इन द सेंस कि वो तमाम उससे जो फ़ायदे हैं आज उठा रहे हैं। ये 20 साल या 30 साल पहले की जनरेशन की सेक्रीफाइस था। जी बिल्कुल। अभी अगर हम देखें तो 30 साल पहले जो हमारे बड़ों ने लगाया है उस वक्त 10 लोग थे, लेकिन आज ये है इसमें कि हमें लकड़ी का कोई मसला नहीं हो रहा है, हमारे जानवरों का खाने पीने उसका मसला नहीं, चारे का मसला नहीं हो रहा है। और उसके अलावा ये है कि इसमें से काट के हम डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो इतने फ़ायदे हैं कि हमें हाफ से ज़्यादा हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो ख़त्म हो गए 30 साल के में भी। क्लाइमेट चेंज तो डेफिनेटली वो तो। अच्छा, आप बताइए कि उस वक्त मैंने सुना है कि आप कितना मुआवजा लेते थे? 10 अफराद में से एक ये थे, तो आप कितना मुआवजा लेते थे? ये पूरा जो वाटर चैनल आपने बनाया है, आगा खान एक RSP उस वक्त उन्होंने ये सारा किया था। तो ये आपने कितने मुआवजा मिलता था पर डे? 4 रुपया। और अगर आप में से कोई नहीं जाता था इस काम के लिए 10 में से, तो उसको जुर्माना कितना होता था? 25 रुपया हम लोगों ने रखा था जुर्माना। अच्छा। और 4 रुपया जो है मजदूरी। तो इसी तरह हम लोगों ने ये काम किया। तो तकरीबन 7-8 महीने में हमने खून निकाला वो वाटर चैनल जो है। जी ठीक है। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आबादी शुरू हुआ, पौधा लाया एक RSP ने, और हम लोग लगाते गए। तो तकरीबन इस वक्त जो है 1,00,000 से ज़्यादा होगा, कम नहीं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, वो सारा नजर आता है यहाँ से। 4 रुपए के बस ऐसे लगता है कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी संवारने की कोशिश की गई। और ये तो बड़ी कमाल स्टोरी है। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल में इसको रोल मॉडल के तौर पे पेश होना चाहिए, और इसकी तशहीर होनी चाहिए वकार भाई कि 10 अफराद ने कैसे तकदीर बदल दी आने वाली नस्लों की। बट आई थिंक पूरे पाकिस्तान को पता लगना चाहिए इसको। बिल्कुल इमरान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। मतलब इस तरह की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो बहुत सारी आपको स्टोरीज मिल जाती हैं, ये जो प्लांटेशन के हवाले से हैं, ये जो वाटर चैनल्स निकाले गए, और ये तमाम अपनी मदद आपके तहत या बहुत सारी जगहों पे RSP की जो मुआवनत थी वो थी, और बहुत ज़्यादा काम जो है अपनी मदद आपके तहत किया गया। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो हम प्लांटेशन का या ये जो ख्वाब है, ये ख्वाब मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये वो स्टोरीज़ हैं को ज़्यादा से ज़्यादा बयान करना चाहिए, ताकि एक मोटिवेशन हो और वो तमाम चीज़ें हों। मैं बल्कि आपसे ये भी ये सब ये पूछूंगा कि उस वक्त आपको मालूम था कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए ये सारा आप काम कर रहे हैं, यानी आज का जो लगाया हुआ पौधा है इससे आपके आज बच्चे जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये आप 10 अफराद को मालूम था? बिल्कुल सही कह रहे आप। ये दरअसल ऐसे हुआ कि कुदरती जो जंगल थे वो किसी को मालूम नहीं था कि इसको काटना है या नहीं काटना है, बेदर्दी से काटा है। ऊपर जो चरागाहें हैं जी, तो वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। और एक RSP में शुएब सुल्तान जी उसने जो काम इस इलाका के लिए किया और कोई भी नहीं कर सकते, कोई और उसी के विजन के मुताबिक और उसी के कहने के मुताबिक हम लोग काम करते थे। बिल्कुल ठीक। तो
हनीफ भाई, ये बताइए कि ये जो पूरा गलापन है और ये पूरा इलाका है, मतलब आपकी चेरी सबसे बेस्ट है, ठीक है जी, खुबानी सबसे बेस्ट है। आज ये फल खाते हुए आपकी नस्ल मतलब उसको ये एहसास है कि ये किन का वो सारी मेहनत थी जिसका ये फ्रूट खा रहे हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि इनमें से आधों की डेथ हो गई है, 5 लोगों की, और 5 अभी ज़िंदा है, हयात है। तो वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं हम इनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। आप ख़ुद चल के आएँ, कितनी जो है वसी इन्होंने प्लांटेशन की है और वाटर चैनल बनाया, तो आई थिंक हम अभी 20% भी नहीं कर पाए इनके। हमें बहुत मेहनत करनी है। ये पूरा एरिया जो है, मैं हनीफ जो थे मेरे साथ गाइड थे और हम पूरा घूमे हैं, और ये कुछ 1.5-2 घंटे का वो सारा जो काम था, ये मुझे एक्चुअली 6 से 7 मिनट का कह के गए थे कि यहाँ ऊपर एक व्यू है। अच्छा। तो ये जो धोखे हैं ये आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं, और ये हसीन धोखे मिलते रहें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। धोखे वकार भाई, लेकिन ये बहुत कमाल कोशिश है कि उन्होंने कैसे लाखों दरख्त लगाए जो आज बड़े हो गए। एक तरफ तो हम ये माहौल देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है, दूसरी तरफ स्याहों के रवैयों के हवाले से बात करते हैं। पहले भी हम अपने प्रोग्राम में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्याह जो माहौल है या मकामी अफराद है उनका ख्याल नहीं रखते, और हम सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑफ देखते भी रहते हैं। अब मकामी लोगों के कई खदशात तो होंगे इस हवाले से। हरमला, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने की है। यहाँ आपका बहुत बड़ा कंसर्न है ये सिर्फ ये नहीं है कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ सयाह मकामी से मुराद ये है कि जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान वहाँ से आए हुए, और उन्होंने एक चेरी के दरख्त के ऊपर वो कोई टिकटॉक वीडियो बना रहे थे और उसके फल जो है वो ज़ाया कर रहे थे, और किसी को बिल्कुल ये मालूम नहीं है कि एक दरख्त के पीछे कितना खून पसीना और किस कदर मेहनत होती है एक फ्रूट ट्री के पीछे। और इस यहाँ पे उसको उगाना, उसको बड़ा करना, पूरी एक जनरेशन लग जाती है, 20-30 साल लगते हैं एक बाग को बनते हुए, और फिर ये तमाम फल जो है इनके बच्चों यानी बेच के इनके बच्चों की फीसेज में जाता है, बहुत सारी चीज़ों में जाता है। सो आप जो ज़ाया करने वाला है, एक तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक तो ये एक बिहेवियर है, और दूसरा जो है वो कचरा जो है उसके हवाले से। तो मैं अभी बल्कि आपकी शेर साहब से बात करवाता हूँ। शेर साहब, ये रवैया जो है ये डेफिनेटली एक तकलीफ दे तो है बहुत। बिल्कुल, ये तकरीबन हमारे यहाँ पहले कचरा वगैरह कोई नामो निशान ही नहीं था जी। तो इस वक्त जो है अब रोड पर आप चलते ही रहे तो आपको बोतल नज़र आएगा और टिश्यू नज़र आएगा और दुनिया की गंदगी। और अफ्तावार जो है हमारे वॉलंटियर्स गांव से वो खुद करते हैं, वो खुद जाकर यानी अपने एरिया में अपने एरिया में हमारी ख़वातीन खुद जाती है तकरीबन साल में 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रोज़ाना सफाई कर सके। तो हमारी माएँ, हमारी बहनें खुद उठ के जाती है और सफाई करके सारा कलेक्ट करके उनके जो गवर्नमेंट के जो भी ट्रक्स वगैरह उनके साथ उसमें। और मैं साथ ये भी बताता जाऊँ कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है उसको ये बात कई दफ़ा समझ नहीं आती, क्योंकि वो देखता है कि सफाई का एक एक्सट्रीम है यहाँ पे, यानी मतलब बहुत ही साफ है। तो अब हो सकता है कि मेरी बातें या इनकी बातें आपको समझ ना आए, लेकिन इनके लिए एक बोतल, एक शॉपिंग बैग या कोई एक डब्बी का ऐसे पड़ा होना मतलब इनके लिए वो शदीद तकलीफ दे है। और अब तो इतना अच्छा हो गया है कि मैंने जगह जगह पे देखा है कि 3 वो बिन जो है वो 3 बड़े बिन नज़र आते हैं। एक जो है उसमें जनरल ट्रैश आप डाल सकते हैं, एक जो है उसमें रिसाइकिल जो चीज़ें इस तरह की हैं वो है, और एक में है वो तीसरा भी एक डब्बा था वो गालबन उसमें मेटेलिक चीज़ें डाल सकते हैं। इस तरह के 3 डब्बे आपको नजर आते हैं कि आप इसको करें। लेकिन अब ये मैक्सिमम यही हो सकता है। अब आगे जो अवेयरनेस है वो तो हम क्या कह सकते हैं, ये टूरिस्ट को डेफिनेटली सीखना चाहिए। आपका घर है, हम अपने घर को बड़े अच्छे से साफ रखते हैं, आपके लिए रखते हैं, ये आपका भी घर है। तो बस जिस तरह हम अपने घरों के अंदर सफाई रखते हैं, कोशिश करते हैं लेट्स पूरे पाकिस्तान को इसी तरह साफ करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू इमरान, थैंक यू अरमला। वकार भाई, आखिर में ना आई एम फीलिंग अ बिट सेंटी। जो लोग हमें देख रहे हैं रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो नॉर्दर्न एरिया से नहीं है, हम और आप जाके वहाँ पे गन डालते हैं और ये लोग हमारा गन साफ करते हैं। ये कितने अफसोस की बात है। एक इतनी ज़बरदस्त जगह हमें मिलती हैं देखने के लिए, इतने अच्छे लोग, मोहब्बत करने वाले, पढ़े लिखे, और दूसरा हम वहाँ पे उन जगहों को गंदा करते हैं। दिस इज शेमफुल, दिस इज बैड। आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं और इतनी खूबसूरत जगह आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में अता की है, तो आप वहाँ पर जाएं और थोड़ा मुहज़्ज़ब होने का सबूत दें और वहाँ पे खुद भी साफ रहें। और ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ये करना, दिस इज वेरी इजी। आप क्यों वहाँ पे रैपर्स अपनी बाकियात क्यों फेंकते हैं? लेकिन इमरान, ये प्लांटेशन वाला जो इनिशिएटिव है
इट्स वेरी गुड। और मेरे ख्याल से हम एक्सप्रेसो में ऑन एंड ऑफ इस पे बात करते भी रहे, हमारी एक्टिविटी भी रही, हमने टीम प्लान किया। फर्दर अभी हमारा प्लान आगे बन रहा है हमारी टीम के साथ कि हम इसको इस जो प्लांटेशन वाली मुहिम है जिस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, हम भी इसमें अपने पार्टिसिपेशन शो करें और इस पे इंशाल्लाह हम करेंगे। बिल्कुल, कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 5 पौधे एक शख्स के विज़ मौजूद हैं, जो कि बहुत कम नंबर है। इसको कम से कम हर शख्स ने 10 पौधे लगाने हैं। कोशिश ज़रूर कीजिए जहाँ पे खाली जगह आपको मिले, और कैसे पौधे लगाने हैं ये भी आपको बताते रहेंगे, हम इस अमल का हिस्सा है, साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। विल मेक पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन इंशाल्लाह। इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे तालीमी मैदान से। तो मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर भी सामने आई है। NCOC के फैसले के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। सूबाई वजीर तालीम पंजाब मुराद रास के मुताबिक 1 जुलाई से सूबे भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज होगा और 1 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम शहराम खान तरकई ने ट्विटर पर ऐलान किया कि सूबे भर में मौसम गर्मा की तातीलात जो है 1 जुलाई से शुरू होंगी और 11 जुलाई तक तमाम सरकारी, निजी स्कूल्स, मदरसों समेत तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मैं आज भी जब गर्मियों की छुट्टियों की अनाउंसमेंट की वो फील लेता हूँ ना, इससे अच्छी खबर मैंने कभी नहीं सुनी जिंदगी में। नानी के घर जाएंगे। विफाकी तालीमी इदारों की भी आपको बता देते हैं, यहाँ पे 18 जुलाई से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इस वक्त जो तमाम तालीमी इदारे हैं उनको 1 जुलाई से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। ताहम बलोचिस्तान और सिंध के सूबे इस साल मौसम गर्मा की तातीलात उन्होंने न देने का फैसला किया है। और एग्जाम्स की अगर बात की जाए, इम्तहानात की, तो पंजाब में 10 जुलाई से 12वीं जमात, जबकि 29 जुलाई से 10वीं जमात के एग्जाम्स होंगे। दूसरे मरहले में 12 अगस्त से फर्स्ट ईयर, जबकि 28 अगस्त से 9वीं जमात के इम्तहानात लिए जाएंगे। सिंध में 10वीं जमात के इम्तहानात जुलाई और इसके बाद 9वीं जमात के इम्तहानात होंगे। जबकि हम अगर बात करते हैं 12वीं जमात के एग्जाम्स के, तो उनका आगाज़ 26 जुलाई से होगा और इसके बाद 11वीं जमात का इम्तहान लिया जाएगा। KPK में 10 जुलाई से 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम्स होंगे और ये खत्म होने के बाद 9वीं और 11वीं के इम्तहानात लिए जाएंगे। बलोचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 जून से हो रहे हैं। उधर NCOC ने टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है, जो कि अच्छी बात है। वैक्सीन लगवाने के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी गई है और वाज़ेह किया गया है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने वाले उस्तादिज़ा और अमले को ही इम्तहानी ड्यूटियों में तैनात किया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजिया कमर साहिबा। बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। हम अभी बात कर रहे थे तालीमी इदारों की वजह से, पिछले साल कोविड की वजह से मार्च में तालीमी इदारे जो हैं वो बंद किए गए थे। तकरीबन 15 माह मुअत्तल रहा ये सिलसिला, जिससे तलबा का जो कह लेना काबिल तलाफी नुकसान भी हुआ। अब जो गर्मी की सिचुएशन, इसमें दोबारा छुट्टियां दी गई हैं। आपके मुताबिक जो गर्मी की छुट्टियां हैं इनकी ज़रूरत थी और हमने दे दी गई, तो अब इसका जो होगा सारे जो कंपनसेशन वो किस तरह से मुमकिन करेगी पंजाब गवर्नमेंट? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने बुलाया। देखें, गर्मियों की छुट्टियां जो एक कन्वेंशनली होती थी ना कि जून से शुरू हुई हैं, 1 जून से, फिर उसके बाद अगस्त में जाके स्कूल खुले हैं। आप देखें उस तरह से तो नहीं है ना, वो छुट्टियों वाली बात तो खत्म हो गई। अब ये है कि जैसे अब बहुत कम दिनों की छुट्टियां दी गई हैं और उसमें ईद का जो मौका आ रहा है वो भी शामिल है और जो छुट्टियां हैं उनके अंदर भी स्कूल्स में एग्जाम्स हो रहे होंगे। 8th क्लास के एग्जाम्स भी होंगे और उसके अलावा 9, 10, 11, 12 के एग्जाम्स भी होंगे, तो वो पार्शली ही हैं छुट्टियां जहां भी हैं। और उसके अलावा जो आपने सूबों का जैसे बताया, तो वो सच हर सूबे की डिस्क्रिशन के ऊपर था कि वहाँ पे जो हालात हैं, जैसे उनको सूट करता है और जैसे वो उसको मैनेज कर सकते हैं, वो उस तरह से अपनी डेट्स छुट्टियों की और एग्जाम्स की एक ब्रॉडर आउटलाइन उनको दे दी गई और उसके मुताबिक उन्होंने वो फैसला किया। ठीक है। अच्छा, एक जानिब तो ये आप जो बात कर रही हैं वो जस्टिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब गर्मी भी बहुत है। उमूमी तौर पे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी, हाँ, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर थोड़े बेहतर इंतजाम होते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल्स का आपको पता है, हम तो पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि वहाँ तो पंखे भी नहीं होते हैं तो चलते नहीं हैं, तो ये मुश्किल भी है। अच्छा, इस सूरत हाल में जब आप छुट्टियाँ गर्मियों की वजह से दे रहे हैं मोहतरमा, और दूसरी जानिब इम्तहानात भी इन्हीं में ले रहे हैं, तो वो गर्मियों वाला उनसे तो फिर फौत हो जाएगा, बच्चे तो गर्मियों में इम्तहानात देंगे। क्या कहना है आपका इस पे? हाँ, देखें, अब आइडियल सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना, इम्तिहानात लेने भी, इम्तिहानात का सिलेबस जो है वो उसको रिड्यूस किया गया है, प्रैक्टिकल्स खत्म किए गए हैं और उसके साथ साथ सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स
इम्तिहानात हैं वो लिए गए हैं। इम्तिहानात लेने तो ज़रूरी थे, जो हालात हैं उसके अंदर जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकल सकता था, तमाम सूबों के साथ फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ मुशावरत करके उसी का फैसला किया गया। ठीक है। कंपैरेटिवली दोनों चीज़ों को आपने कहा कि हमने बैलेंस करना है, तो इस वक्त जो खदशात कुछ खदशात तलबा के मौजूद हैं। मैं कल भी मुराद राज साहब ने जब छुट्टियों की ट्वीट की तो नीचे कुछ तलबा अपने खदशात का इज़हार कर रहे थे और ये एक नया मीडियम मिल गया बच्चों का, हमको पता है ट्विटर, उनको पता है कि ट्विटर पे सारे वजीर हैं तो अपनी बातें वहाँ पे आके शफकत साहब से भी करते रहते हैं और टॉप ट्रेंड चला देते हैं और क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है तो ट्रेंड फौरन बन भी जाता है। तो आप बच्चों के कंसर्न्स को भी देख रही हैं, खासतौर पे गर्मी के हवाले से भी है और बच्चों के एंट्री टेस्ट और दीगर के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं, इसको देख रही है गवर्नमेंट इस वक्त? देखिए जरूर देख रहे हैं, सबसे बड़े क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो बच्चे हैं ना इसके अंदर, और बच्चों की बेहतरी के लिए और उनके लिए क्या जरूरी है, जो भी फैसले होते हैं सबसे पहले तो जो एक प्रायोरिटी पे चीज होती है वो यही होती है और यही देखकर फैसले किए जाते हैं। आप देखें जैसे अब अगर ये जो एकेडमिक ईयर है ये डिले हुआ है तो उसके बाद जो हमारे बच्चे जिन्होंने आगे मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटीज में जाना था उनके लिए ये फैसला किया गया कि PMC से बात करके ECAT, MD CAT इनके एग्जाम्स जो हैं वो भी डिले किए गए, उसके अंदर भी उनको ये सहूलत दी गई। HEC ने फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस को भी उसी लिहाज से फैसिलिटेट किया। तो जो भी हो रहा है वो बच्चों की बेहतरी, भलाई और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हो रहा। बस ये मुमकिन नहीं है कि अगर बच्चे ये कहें कि एग्जाम्स के बगैर प्रमोट कर दें, वो बस बच्चे अब यही कहते हैं उनको आदत ऐसी पड़ गई है। अच्छा वजीर साहिबा, साथ साथ हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। 7,000 हवाले से कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा या जो भी दीगर स्टाफ है तभी उनको तैनात किया जाएगा। वैक्सीनेशन का प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है और इस बात को कितना गवर्नमेंट यकीनी बना रही है कि तमाम जो टीचर्स हैं या जो भी स्टाफ है उनकी वैक्सीनेशन हो? और दूसरे हिस्से में मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन, उस हवाले से भी क्या पेशरफ्त है? देखें जो मैं अगर ICT की बात करूँ ना, इस्लामाबाद में तो 93% से ज़्यादा इस वक्त टीचर्स और वो जो सारा सपोर्ट स्टाफ और जिन्होंने एग्जामिनेशंस लेने हैं वो हो चुकी हैं उनकी वैक्सीनेशन, और ये मैंडेटरी है। इसमें दूसरी बात ही कोई नहीं है कि अगर किसी टीचर के पास कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो स्कूल्स में आ सकते हैं और वो उसको दिखाने के बाद और उसके बाद बाकायदा कार्रवाई होगी। और जो लोग रह गए हैं जिनकी अभी तक नहीं हुई वैक्सीनेशन, वो सिर्फ वो हैं जिनकी को बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशंस हैं, और उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो उनकी वैक्सीनेशन हो रही हैं। स्पेशल NCOC ने इसके अंदर हमें सपोर्ट किया है, उनके लिए हर सेंटर के अंदर तरजीही बुनियादों पर काउंटर्स कायम किए गए हैं और उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। और दूसरे जो आप स्टूडेंट्स का कह रहे हैं, देखिए 18 ईयर्स अब तो शुरू हो गया है ना, तो वो बच्चे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोएंगे उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, ये हो रहा है। अब तो इतनी पाबंदियां कि जैसे आपने रेस्टोरेंट्स और क्लब्स और जो कुछ भी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं यहाँ पे जाना है तो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा वो दिखाएंगे तो एंटर हो सकते हैं। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है 18 ईयर्स से नीचे, तो उसके ऊपर ऐसा जब भी कोई डेलिब्रेशंस हो तो रही है लेकिन कोई पॉलिसी वाज़िया तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो पेशरफ्त होगी वो उससे आपको। अच्छा, बच्चे एग्जाम्स के हवाले से जो कि बहुत कंसर्न है और हम चाहते हैं कि जो जितना हमें पता है वो हम एड्रेस कर सकें। इख्तियारी मज़ामीन जो हैं उनके इम्तहानात लेने का फैसला किया गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, आपके अपने भी ओबियसली बच्चे होंगे या आसपास जो बच्चे फैमिली के होंगे वो भी आपसे ज़रूर कहते होंगे कि इसमें हमें रिलैक्सेशन दी जाए। बच्चों ने चूँकि फिजिकली पढ़ा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा है और उसके साथ साथ बच्चों के लिए अब चैलेंजिंग हो गया है, थोड़ा टाइम भी उनके पास कम था तैयारी के लिए, तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं मोहतरमा कि हम अगर एक सर्टन ग्रेड को या डिग्री को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कैसे क्वालिफाई करेंगे अगर हम इतने टफ सिचुएशन के अंदर एग्जाम्स में जा रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं इस मैटर को? देखिए इसमें बच्चों के लिए बहुत आसानी पैदा की गई है कि वो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्तिहान नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे, और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनके इम्तिहानात, क्योंकि वो तयन करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने आगे मेडिसिन में जाना है तो उसने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पढ़ी हुई है, किसी ने इंजीनियरिंग में जाना है, कंप्यूटर्स में जाना है, तो उसके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और उसको भी रिड्यूस सिलेबस के साथ दिया जा रहा है। तो इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं था। देखें
ठीक हो गया, सकता है वो किया जा रहा है, जितना पॉसिबल है किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को हमारे प्लेटफॉर्म से हम जरूर चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स ट्विटर पे आप लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहे, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी बहुत सी दिल की ख्वाहिशात है कि पढ़े बगैर आगे प्रमोट हो जाए। कीबोर्ड वॉरियर्स का नाम दिया हाँ, तो आपको मैसेज पता है क्या, वो सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं, वो 1% बच्चों की जो ये चाहते हैं कि इम्तिहानों से पहले स्कूल गिर जाए और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि इम्तिहान ना हो, वो हर दौर में हर वक्त ही होते हैं। हमारा भी दिल चाहता है, यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी यही सोचते थे टीचर्स को लेकर, स्कूल्स को लेकर, लेकिन बाद में बंदे को लेकर। अच्छा, एक छोटा सा सवाल इसका जवाब देती जाइए, जो वैक्सीनेशन की हम बात करें टीचर्स की, तो बहुत दूर दराज इलाकों में भी ओबियसली टीचर्स मौजूद हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन कैसे होगी? वो सारे शहरों में तो नहीं आ सकते टीचर्स के, आपको पता है दूर दराज के टीचर्स की बेचारों की तनख्वाहें भी इतनी नहीं होती जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो ये कैसे होगा? कि उनको शहरों में आने की जरूरत ही नहीं है। एनसीओसी का जब ये डिसीजन है तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी तौर पे, अगर एक पॉलिसी दी है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंप्लीटली हमारे साथ हैं और हमें इसे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जहां जहां जो सेंटर्स हैं, देखिए मेरा ताल्लुक शकरगढ़ से है, शकरगढ़ के अंदर भी बिल्कुल बॉर्डर पे पाकिस्तान का आखिरी एक कोना जो है ना वो वहां पर है, वहां पर भी हर जगह पे वैक्सीनेशन का इंतजाम मौजूद है बकौल आपके। ठीक है, ठीक है वजिया कमर साहिबा, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में, बहुत शुक्रिया। दूसरी बार किया पहले, चले आइंदा भी आती रहेगा, और बहुत शुक्रिया आपने हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो है और अपना जो मालूमात है हम तक पहुंचाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी इनफैक्ट हम तक पहुंचाई। इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है। एक ज़माना था जब कैमरा ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनाने तक महदूद था, लेकिन आज के दौर में हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंसानी आंख दंग रह जाती है। ऐसे ही हम ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग की दौड़ में भी लोगों की बात करें तो वो बहुत आगे निकल चुके हैं। नेशनल इमेचो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के हवाले से भी आपने कुछ अर्सा पहले देखा, कुछ दिन पहले देखा इनफैक्ट, उसके ज़ेर सदारत तख्लीकी और बासलाहियत नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम किया गया है जिसके बायस जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी शॉर्ट मूवीज दिखाकर पजीराई हासिल कर सकते हैं। नेशनल इमेचो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के इस प्लेटफॉर्म से सैयदा आलीन रिजवी की डॉक्यूमेंट्री मिरास ने अपनी कैटेगरी में पहला अवार्ड हासिल किया है। आलीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे। आलीन, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आलीन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना ज़बरदस्त जो कहने काम किया और उसके बाद आपको अवार्ड भी मिला। अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री मीरास यानी लेगेसी एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसने इस मुल्क को बहुत दिया है। उनके बारे में लोगों को ज़्यादा वो जानते नहीं हैं। मेरा मकसद बनाने का यही था कि उनको वो रिकग्निशन मिल सके जिसके वो हकदार हैं। ठीक है। तो ये फिल्म एक्सप्लोर करती है जैदी स्टूडियोज़ को, जो शाहिद जैदी जो अब मैनेज कर रहे हैं उसको, उनके दादाजी ने ये स्टूडियो बनाया था। ही माइग्रेटेड हियर इलाहाबाद से। ही फॉर्म्ड स्टूडियो 1928 में 29 में एंड फिर इनके वालिद साहब और फिर इन तक ये चीज़ आई। सही। और अब वो डॉक्यूमेंट्री का जो मेरा क्रक्स है वो ये है कि 100 साल से जो नेगेटिव्स चले आ रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, कायद आज़म के, इमरान खान के, इतने सारे लोग हैं जिनकी मैं लिस्ट यहाँ पर अगर देना शुरू करूँ तो रात हो जाए शायद। इन लोगों के नेगेटिव्स वो लोग रिस्टोर कर रहे हैं और लोग उनको कांटेक्ट करके निकलवा भी रहे हैं। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया है कि इंग्लैंड से खातून ने कांटेक्ट करके उनको कहा कि मैं पेट्रियट हूँ और मुझे बहुत मैं होम सिक फील करती हूँ इंग्लैंड में, तो मैं चाहती हूँ कि एक हिस्सा मेरे पास हो अपने मुल्क का। तो उन्होंने कायद आज़म की वो तस्वीर निकलवाई, ऑफिशियल फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट में, जो इनके वालिद साहब ने ली थी। और वो प्रिंट करा के ही सेंट इट टू इंग्लैंड और वहाँ पर उनके स्टडी में वो फ्रेम होके लगी। अच्छा, दैट्स गुड। जो आपको अवार्ड मिला वो आपकी अपनी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में फॉल करी? मेरी कैटेगरी थी कलर्स ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज भी थी और फिक्शन फिल्म्स भी थी। मेरी डॉक्यूमेंट्री थी। अच्छा अलीन, चूंकि ऑब्वियसली आपने बात की कि मैं इस तरह के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है किसी ना किसी तरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो रिकग्निशन या वो पहचान नहीं मिलती है। सो आपको आइडिया बेसिकली कैसे आया? क्योंकि जाहिर है आपने इस बात पर रिसर्च की होगी, पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा, सो उस हवाले से भी बताओ। ठीक है। सो मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से हूँ, मैं फिल्म एंड टीवी पढ़ रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में मेरी फाइनल असाइनमेंट थी कि मैंने किसी VIP का इंटरव्यू करना था। ठीक है।
अब मेरे दिमाग में एकदम से जैदी साहब आई, क्योंकि उनसे टाइम लेना और उनको कांटेक्ट करना वो एक अलग ही जद्दोजहद है, बहुत मुश्किल से होता है ये, जाहिर सी बात है, वेल डिज़र्व्ड और समझ आती है वो अगर आपको टाइम ना दे पाए इतने काम के बीच। तो किसी तरह मैंने उनको कांटेक्ट किया, नंबर निकलवाया, एंड व्हेन आई कॉल्ड हिम तो उन्होंने कहा बेटा मेरी तो एग्जीबिशन चल रही है नहीं नेगेटिव्स की इन इस्लामाबाद। तो इनका सर प्लीज़ आप मुझे टाइम दे दें, प्लीज़ आई रियली नीड टू डू दिस। तो कहते हैं चलो ठीक है आप आ जाओ। आई देन वेंट टू माई टीचर्स, गॉट एन एक्सटेंशन, मेट हिम, एंड वहाँ पर आई फाउंड आउट उनके स्टूडियो जाके कि वो आर्काइविंग प्रोसेस पूरा चल रहा है। आई वॉज सो फैसिनेटेड। मैंने उस वक्त जाके थोड़े से शॉट्स ले लिए, फिर घर आके मैंने सोचा, मैंने कहा ये ठीक है इंटरव्यू अलग, बट ये बननी चाहिए एक चीज़। ठीक है। अच्छा, उम्मीदी तौर पे हमारे यहाँ जो किस्म के हमारे हीरोज़ हैं, जो अनसंग हीरोज़ भी उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो उनका काम बहुत हद तक हाईलाइट नहीं होता है, कमर्शियल नहीं होता शायद इस वजह से, या लोगों के उसके अंदर जो कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए शायद वो नज़र नहीं आता। लेकिन एक ऐसे टॉपिक को एक बड़े फेस्टिवल के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए चूज़ करना एक मुश्किल डिसीजन होता है। सो वॉज इट योर ओन, अपना फैसला था, या आपने किसी से पूछा कि मैं चूँकि एक कॉम्पिटिशन के लिए जा रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी ने मशवरा दिया कि नहीं ये नहीं करो कुछ और करो? नहीं, हुआ यह था कि ये डॉक्यूमेंट्री में बिल्कुल सेपरेट बना रही थी, अपने कॉलेज से अलग, पर्सनल प्रोजेक्ट था, पैशन प्रोजेक्ट था। तो ये 1.5 साल 2 साल से बन रही है, बिकॉज लॉजिस्टिक्स, फिर कोविड, फिर आई डेंट हैव अ कंप्यूटर मशीन टू एडिट ऑन, तो बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलसिला था। इतनी देर में सर शान शाहिद ने एक वेबिनार किया हमारे साथ ISPR की तरफ से, उसमें उन्होंने बताया कि कंपटीशन है, फेस्टिवल हो रहा है, पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल फिल्म फेस्टिवल है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, एंड आपने एक पॉजिटिव इमेज दिखाना है पाकिस्तान का। तो मेरे दिमाग में आया कि कलर्स ऑफ पाकिस्तान एक थीम है, इतने ज़्यादा कलर्स हैं वहाँ पर, माई फिल्म वो इस तरह शूट हुई हुई है दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक मोनोटोन एंड उस टाइप की चीज़ें हैपनिंग देयर, लेकिन एक ओवरऑल जो क्रक्स है उसका कि इतने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री और वो कलर्स में आ जाता है। कलर्स का लिटरली मतलब तो नहीं है ना कि रंगीन चीज़ हो, वो किसी और तरीके में भी हो सकती है। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर सबमिट कराती हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैदी साहब को भी वो रिकग्निशन मिल जाएगी जो उनको ज़रूरत थी, एंड अल्लाह करे कि मेरी फिल्म भी कहीं तक पहुँच जाए। अच्छा, जो कि आरीन, जिस तरह से आपने बात की कि ये इंटरनेशनली आपने अपने पैशन को परसू करते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से हम, अब आपने कहा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी रहा, आपने टाइम लिया, उसके बाद उसकी एडिटिंग और सारा कुछ, कितना टाइम लगा आपको इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने में? और फिर जाहिर है जब आप अप्रूवल्स के लिए जाते हो, खुद देखते हो, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, सो कुछ उस हवाले से, उस जर्नी के हवाले से भी बताओ। इसकी जर्नी बहुत लंबी थी। वैसे तो NCA में इस तरह होता है कि महीने के अंदर अंदर आप एक डॉक्यूमेंट्री निकालते हो, जाहिर सी बात है वो डेडलाइंस वगैरह मीट करनी होती हैं। इसमें डेडलाइन क्योंकि एक्सटेंड हो गई थी कोविड की वजह से, अंडरस्टैंडेबल, तो एक तरह से इसने मुझे किक स्टार्ट दे दिया कि आप जल्दी जल्दी काम करके सबमिट करा दो, इससे पहले कि एक्सटेंशन भी रन आउट हो जाए। लेकिन ये था कि पहले काम थोड़ा स्लो चल रहा था क्योंकि कॉलेज भी साथ था, फिर और चीज़ें होती हैं, तो वो परसू करना थोड़ा सा मुश्किल था, फिर टाइम लेना, जैदी साहब से कोऑर्डिनेट करना, सब कुछ थोड़ा सा वो मुश्किल था। लेकिन जब ये फेस्टिवल सामने आया तो मैंने कहा ये मौका अगर हाथ से चला गया ना तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं कहीं तक पहुंची। अच्छा, आपने जो कि जिक्र भी किया, ये मौका, इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखती हैं? ISPR का इनिशिएटिव था, DG ISPR वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम न्यू फिल्म मेकर्स को फैसिलिटेट करेंगे। एक तो बीइंग अ यंग फिल्म मेकर फील क्या थी, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और दूसरा ये कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखते हैं फॉर द फ्यूचर फिल्म मेकर्स? कितना इंपॉर्टेंट है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का आना पाकिस्तान में? द थिंग इज़ कि हमारी हिस्ट्री फिल्म मेकिंग की बहुत ज़्यादा है, इट्स लॉस्ट, लोगों को नहीं है पता, यूथ को तो बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे खुद जाके NCA में मालूम हुआ कि क्या हिस्ट्री हमारी कितनी ज़्यादा है फिल्म मेकिंग में, हमारे कितने बड़े स्टार्स थे, हमारी कैसी फिल्म एग्जिस्ट करती थी। तो उस हिसाब से जब ये चीज़ सामने आई, उन्होंने कहा कि हम फिल्म मेकर्स को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी लगी कि मुझे लगा कि मुझे किसी ने इज्जत दे दी है। क्योंकि अक्सर जब हम फिल्म की बात करते हैं तो बहुत नेगेटिव कॉन्नोटेशन उसके साथ होती हैं। जब मैं किसी को बताऊँ कि मैं फिल्म में TV कर रही हूँ तो वो कहते हैं आप एक्टिंग करने जा रही हैं, TV ड्रामा में आना है, ये होना है। तो मैं कहती हूँ एक्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट, श्योर कोर्स में सिखाते ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एक्टिंग परसू करनी है। डायरेक्शन इज सच अ बिग थिंग, स्क्रिप्ट, इतनी छोटी छोटी चीजें भी होती हैं। बीच में हमारी जैसी फिल्में बनना शुरू हो गई थी या बनती रही हैं उनकी वजह से, क्वालिटी की वजह से भी। अच्छा आलीन, अभी जिस तरह से आपने एज ए यंग फिल्म मेकर आपने बात की, डॉक्यूमेंट्री बनाई, आगे भी बहुत सारे, अभी हम कुछ सेलिब्रिटीज की ट्वीट्स भी देख रहे थे, दे वर विलिंग कि हम इस तरह से आए और लोगों के साथ, इन यंग फिल्म मेकर्स के साथ अपने कंट्रीब्यूशन करें। हमारे जो कह लो ज़्यादातर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स रिलक्टेंट होते हैं, वो एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि यंग के साथ काम करना इट्स अ
बिट रिस्की। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज अपने लिए लग रही हैं ओपन, जैसा से अली रहमान की हम ट्वीट देख रहे थे, उन्होंने की, बहुत सारे और सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़े लोग होते हैं स्केप्टिकल, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर फिल्म स्कूल उस तरह हैं तो बहुत कम मिकदार में क्वालिटी पे जरा बिल्कुल डाउट। वो ये कहते हैं कि जो इंसान 25 साल से 40 साल से फील्ड में है उसको लाके उससे काम करवाएं जो समझ आती है। बिल्कुल उनका काम इसलिए है तो उनकी रेप्यूटेशन है और आप उसको निगेट बिल्कुल नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम अगर आप 100% सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहोगे और आप न्यू टैलेंट को नहीं मौका दोगे तो जब वो लोग चले जाएंगे, वो लोग रिटायर हो जाएंगे या जो भी, तो आपके उस पीछे कौन रह जाएगा। एंड आई फील अभी इंडस्ट्री जिस लेवल पे है वो इसीलिए है बिकॉज हमारी यूथ नहीं आई बीच में। ठीक है, तो आपने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ही रहना है या फिर आपने कमर्शियल फिल्म्स की जानिब भी आना है, बिकॉज ये दोनों इंटायरली डिफरेंट मीडियम्स हैं और इसके लिए तालीम भी मुख्तलिफ है, एक्सपीरियंस भी और पैशन भी मुख्तलिफ है। सो व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर? पता चला है हम आप यूएस भी जा रही हैं किसी स्कॉलरशिप के ऊपर। जी, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। ये इस कंपटीशन के जो विनर्स हैं, फिल्म मेकिंग में। जी फिल्म मेकिंग में 1 ईयर की एडवांस ट्रेनिंग है। जितने भी विनर्स हैं 15 उन सबको भेजा जा रहा है इन द सेम प्रोग्राम। सो जहाँ तक मेरे फ्यूचर कमर्शियल और डॉक्यूमेंट्री, जी जहाँ तक मेरे फ्यूचर की बात है, एक्चुअली मैंने डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, मेरा वो पैशन नहीं है। माय पैशन इज मोर टुवर्ड्स एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स एंड आई वांट टू गो इन दैट साइड बिकॉज द थिंग इज आवर फिल्म्स, ठीक है हमारी स्क्रिप्ट शायद अच्छी हो, हमारी एक्टिंग शायद अच्छी हो, डायरेक्शन में तो एवरीबडी वांट्स टू गो इन डायरेक्शन, बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने एक फिल्म डायरेक्ट कर ली, अब पोस्ट में क्या होगा? लोग हैं आपके पास। इसमें ऑलरेडी हमारी एक आई गेस रुबाब हैं, ईसा खेलवी, अताउल्ला साहब के साथ लारेब एग्जैक्टली, वो बड़े अच्छे लेवल पे काम करी हैं। बिल्कुल, वो नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए करी हैं, बट वही बात है कि वो तो बाहर सेटल है। तो फिर फर्दर कौन करेगा? पोस्ट का काम कौन करेगा? एग्जैक्टली, व्हाट अ ग्रेट थॉट। अच्छा आलीन, हमारे प्लेटफॉर्म से एक मैसेज हमारे देखने वालों को, यंग फिल्म मेकर्स को जो आपको देख रहे हैं, आपको एक आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, नो डाउट। और उनके लिए भी जो बुरी फिल्में बना रहे हैं एक मैसेज जरूर। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इट डजेंट मैटर आप कहाँ से आए हैं, ये नहीं फ़र्क पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पढ़ाई कितनी है, अगर आपके पास पैशन है तो आप बना सकते हो। इस कंपटीशन में मोबाइल फिल्म कैटेगरी भी थी। अच्छा। तो आपके डजेंट मैटर आपके पास आईफोन है या कौन सा ब्रांड है, आप कैमरा होता है, डजेंट मैटर, सेंस होनी चाहिए आप। बिल्कुल, आपके पास एक सेंस होनी चाहिए कि आप बनाना क्या चाहते हो, आप कहानी क्या बताना चाहते हो। और मैं एक मैसेज ये बिल्कुल देकर जाऊँगी कि नेगेटिविटी से फिल्म नहीं बनती। बिल्कुल नेगेटिविटी ज़रूरत होती है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन द पॉइंट इज कि आप उसको कॉन्क्वर किस तरह करते हो, दैट्स व्हाट यू। और आपकी एक स्टोरी से एक लेसन जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि हम सबके आसपास कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है जो हमें इंस्पायर करती है और उसको लोगों को दिखाने की ज़रूरत होती है जो कई और शख्सियात को इंस्पायर कर सकती है। सो इज़ योर स्टोरी इन योर फिल्म, इट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच आलीन, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप अमेरिका जा रही हैं, वहाँ पे अच्छा पढ़ें, वापस आए, दोबारा आपको शो में बुलाएंगे। एंड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, बहुत अच्छी। और पाकिस्तान की नेगेटिविटी दिखा के ऑस्कर नहीं लें, पॉजिटिविटी दिखा के लें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आलीन हमारे साथ मौजूद थी जनाब, इन्होंने एमएचओ फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता, अपनी कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्री बनाई मिराज और अवार्ड लेकर आई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमारे शो का हिस्सा बनी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं खेल की, और खेल में एक अच्छी खबर की। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस सफरी पाबंदियों की वजह से भारत में से T20 वर्ल्ड कप शिफ्ट कर दिया गया है और भारत T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करेगा। ये मुझे इसलिए अच्छी लग रही है खबर। क्रिकेट के लिए तो अच्छी है ही कि चलो एक सेहतमंद माहौल में हो, इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि भारत में वैसे भी माहौल और कुछ ज्यादा चीजें आर्टिफिशियल ही होती हैं। भारत उसे बड़ा बना के पेश करता है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आपको पूछा जाता है तो आपकी इन्फ्लुएंस काम नहीं आती। ICC ने टूर्नामेंट की मेजबानी के हवाले से 28 जून तक फैसला करने की डेडलाइन दी थी। ताहम अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप को मुत्तहिदा अरब अमारात और अम्मान मुंतकिल कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप रवा साल 17 अक्टूबर से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम, शारजा स्टेडियम और ओमान क्रिकेट एकेडमी में खेला जाएगा, जबकि इवेंट का फाइनल 14 नवंबर को होगा। इसके साथ साथ मेरा गला बैठ गया। कौमी टीम के दौरे इंग्लैंड की बात करें, गला है पाकिस्तान की इकोनॉमी है नहीं, अब वो उठ रही है। चले
अच्छा बैठ गई है, मैं भी बैठ गई हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साफ करने के लिए चले, डरबी पहुंच गई थी पाकिस्तान की टीम और करंतना के बाद भरपूर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है पाकिस्तानी टीम ने। दूसरी जानिब हम अगर मुख्तलिफ शोबों की बात करते हैं तो खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल मशकों में भी इन एक्शन नजर आते हैं। इंग्लिश कंडीशन से वाकफियत के लिए खुसूसी एक्सरसाइज की जा रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज 8 जुलाई से शुरू होगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी की बात करें तो उनको 3 साल मुद्दत है, उनकी 3 साल मुद्दत अगस्त में खत्म हो रही है। अगस्त में खत्म हो रही है, सरप्राइजिंग बात। और जराये के हवाले से खबरें भी सामने आ रही है कि वजीर आजम इमरान खान ने एहसान मानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और उन्हें मजीद 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया। जिस पे जो सही स्लो काम कर रहा होता है ना उसमें मुकम्मल एतमाद। अच्छा देखते हैं ना। अच्छा वैसे एक और बात भी बतानी है, 80% जो शायकीन है वो भी एजबेस्टर में आ सकेंगे, तकरीबन ये 19,000 बनते हैं। वाह मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब क्या सिचुएशन है, पहले तो हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, अब इसकी मेजबानी यूएई करेगा, तो क्या इस हवाले से आप अपना कॉमेंट करेंगे? देखिए अरमला, T20 वर्ल्ड कप आखिरी मरतबा 2016 में भारत में हुआ था, जब सबको याद है कि किस तरह से कार्लोस ब्रैथवेट ने छक्के लगाए थे बेन स्टोक्स की गेंद पर और वेस्ट इंडीज दूसरी मरतबा चैंपियन बना था। तो T20 जो है वो क्रिकेट बड़ी मकबूल हो रही है। जब से इसका आगाज हुआ है 2007 में पहला वर्ल्ड T20 खेला गया तो लोग बड़े मुंतज़िर थे कि जल्द से जल्द T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, लेकिन 5 साल के वक्फे के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा आ गए जिसकी वजह से इसे मुंतकिल किया गया है। यूएई, आपको याद होगा 2008 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी का एजाज भी मुत्तहिदा अरब अमारात को हासिल हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मूव है और इससे शायकीन क्रिकेट अगर आने की उन्हें इजाजत दी गई मैदान में तो यकीनन शायकीन क्रिकेट T20 क्रिकेट से पूरी तरह लुत्फानंदोज होंगे और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन खबर है, क्योंकि भारत के बजाय जो मुत्तहिदा अरब अमारात की विकेट्स है वहाँ पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उनसे हम आएंगे और उन्हें एडवांटेज होगा। ठीक है। अच्छा ये भी मिर्जा बताइएगा कि इसमें माली मामलात में किस हद तक जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो मुतासिर होगा इस वर्ल्ड कप के इंडिया से बाहर मुंतकिल होने में? देखिए इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो सारी क्रिकेट जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड चला रहा है, क्योंकि सारे मेजर स्पॉन्सर्स दे ऑल बिलोंग टू इंडिया। तो यकीनन भारत को थोड़े से जो मुज़ाकरात के लिए अभी सौरव गंगोली और राजीव शुक्ला और भारत की पूरी टीम गई थी मुज़ाकरात के लिए, तो उन्होंने बातचीत की है, उनको कुछ अखराजात जरूर देने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि आईसीसी इन्वॉल्व है और ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है ये आईसीसी से एफिलिएटेड है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा, जो खर्चा वगैरह दिया जाएगा, लेकिन माली फायदा हर कीमत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को होगा। ठीक हो गया। अगर आपने एमिरेट्स का चूंकि जिक्र किया, यहाँ पे इतनी क्रिकेट होती है, दुनिया भर टॉप नॉच प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, उसके बावजूद एमिरेट्स कोई टीम बहुत अच्छी नहीं बना सका है, अपनी कोशिश की थी, वर्ल्ड कप भी खेली है। तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हट के क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लगता है कि मुख्तलिफ प्लेयर्स पे मुश्तमिल अच्छी टीम बन सकती है और वर्ल्ड कप भी खेल सकती है, खेली भी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए 96 का वर्ल्ड कप खेली और यहाँ पर सुल्तान जरवानी इनके कप्तान थे जब 96 का वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन वहाँ पर एक्सपैट्रिएट्स ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। जो लोकल्स हैं, जो अरबी हैं, उनको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं है, वो फुटबॉल में इंटरेस्ट लेते हैं, मोटर कार रेसिंग में और हॉर्स कैमल रेसिंग में, तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। अब ये जो एक्सपैट्रिएट्स पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश से ये लोग गए हैं, श्रीलंका से, इन्होंने क्रिकेट शुरू की है, तो देखें क्या होता है, लेकिन लगता नहीं है वहाँ मुस्तकबिल इतना मुझे रोशन और ताबनाक नजर नहीं आता। मिर्जा साहब, दौरा इंग्लैंड के हवाले से भी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीरीज शुरू होने वाली है, क्या लग रहा है, क्या तवक्कुआत है? देखिए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम को एक टफ टाइम देगी ब्रिटिश टीम, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पहले से खेल रही है, कंडीशन से हम आएंगे और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है उनको मुश्किल होती है, लेकिन हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है अरमला, हमारी बॉलिंग कुछ भी कर सकती है। अब हम अगर डिपेंड करने लगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर तो यकीनन हमारे लिए मुश्किल होगी, दीगर बैट्समैनों को भी रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड को एडवांटेज होगा, T20 में पाकिस्तान कैन गिव टफ टाइम टू इंग्लैंड। ठीक हो गया। मिर्जा साहब, जाते जाते एक सवाल और है, एहसान मानी साहब के हवाले से, बहुत मुतमईन है वजीर आजम इमरान खान उनकी परफॉर्मेंस से, और अब मजीद 3 साल इस इत्मीनान का वो इजहार इत्मीनान से बैठेंगे और उनको देखेंगे काम करते हुए। चलो मैं बहुत पुप्पो बन गई। अच्छा ठीक है, तो बताइए जरा ये 3 साल और फिर बर्दाश्त करें अब हम? अरमला, अभी तक तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन माशाल्लाह 23 मार्च को इस साल एहसान मानी साहब
77 बरस के हो गए, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। तो हमने जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया कि उम्र आपके आड़े आती है, तो वो थोड़े से नाराज भी हुए। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग पीसीबी के चेयरमैन की दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल पोस्ट है। और अब देखते हैं एहसान मानी साहब पीसीबी के चीफ 2-3 साल और रहते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाती है, देखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ जाएगी। चलो, वैसे कराची से तो यूएई चली गई थी, अब देखे आगे कहाँ जाती है। मिर्जा साहब भी कराची से नाराज चले गए। अच्छा, दिल होना चाहिए था जवान उम्र से की रखा। खैर मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अर्ली मॉर्निंग ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्रिकेट के हवाले से हमें बता रहे थे। भारत से क्रिकेट वर्ल्ड कप को मुंतकिल कर दिया गया है, अब ये यूएई में होगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानी व्यूवर्स को इसलिए होगा क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तानी व्यूवर्स जो थे उनको वीजास के बड़े मसाइल होने थे इंडिया में, लेकिन अब पार्टी करेंगे यूएई में। हम भी वहां ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते हैं एक्सप्रेसो, सोचे नहीं चुप। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और आज दूसरे हिस्से में सरप्राइजिंगली हम बजट की कुछ बात करते हैं और सियासत की बात करते हैं। जी, गवर्नमेंट को बड़ी कामयाबी मिल गई है, ऐसे लग रहा था कि मिल जाएगी, लेकिन ऑपोजिशन मुसलसल जो कि दावे करती रहती है ना, तो इसलिए हम फिर थोड़ा परेशान होते हैं कि क्या वाकई कोई रेजिस्टेंस आएगी। खैर, तमाम दावे जो अपोजिशन के थे वो धरे के धरे रह गए। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में पीटीआई ने ठोक बजाकर, जिसे कहते हैं, बजट मंजूर करा लिया, जैसे कि गवर्नमेंट की जानिब से ये दावा किया गया था कि हम करवा लेंगे। बिल्कुल, वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल, फाइनेंस बिल 2021 ऐवान में पेश किया। तहरीक के हक में 172 जबकि मुखालफत में 138 के करीब वोट आए, जिसके बाद मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी ले ली गई। मंजूरी का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर ने वाइस जो कहने वोट लिया और बजट को मंजूर करवा लिया गया था। बजट में अपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई हैं, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया। इससे पहले अगर बात की जाए तो बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए अपोजिशन की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। गवर्नमेंट के सामने सीसा पलाई दीवार बनने के ऐलानात किए गए थे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस इंतहाई अहम मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के 14 अरकान असेंबली गैर हाजिर है। अच्छा, इस पे फिर ट्वीट किया गया नून लीग की जानिब से कि वो अपने जो उनके भाई हैं, उनके कज़न के डेथ की वजह से वो नहीं आए। खैर, पीपल्स पार्टी के 2 अरकान कोरोना की वजह से इजलास में शिरकत नहीं कर सके। लीगी अरकान असेंबली की गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी ने कई सवालात खड़े कर दिए। बजट मंजूरी के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की, हुकूमत पे तनकीद की, अपोजिशन पे भी, इनफैक्ट नून लीग पे भी तनकीद की और बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया और उन्होंने कौमी असम्बली में मुहस्सर अपोजिशन ना होने का एतराफ किया। उन्होंने कहा अगर हम ये अब नहीं लाएंगे तो फिर कब लाएंगे, ये उनका कहना था। खैर, शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी पर भी, जैसे कि हमने आपको बताया, कई सवालात उठे। बजट की मंजूरी पर वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात मैदान में आई, अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जैसे कहते हैं ना कि देख देख कर यॉकर्स और बाउंसर्स मारे। खैर, आज फिर कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे हो रहा है। आज वजीर आजम खिताब कर रहे हैं और जराए के मुताबिक गवर्नमेंट ने वजीर आजम की तकरीर के दौरान रुकावट न डालने के लिए अपोजिशन के साथ राब्ते का फैसला किया है ताकि ये कार्रवाई पुरअमन तरीके से चलाई जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कतई तौर पे नहीं लगता। वजीर आजम खिताब कर रहे हैं और कोई बोल ना रहा हो और अपोजिशन एहतजाज ना करे, वैसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है, स्पेशली जब हम यहाँ असेंबलीज में देखते हैं जिस तरह से हाथापाई और जिस तरह से आवाज़ें और हुल्लड़बाजी हमें देखने को मिलती है। हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर एक बार मान लेते हैं कुछ। क्योंकि माहौल ठीक रखना चाहिए, रखा जाना चाहिए। इसका एक ही हल है कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि वज़ीर आज़म को सुना जाए तो उसे अपोजिशन लीडर को सुनना होगा, और अपोजिशन लीडर ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब को सुना जाए या बिलावल साहब को सुना जाए तो उन्हें वज़ीर आज़म को सुनना होगा। इसके अलावा और क्या हल है, और ये कितना आसान हल है पता नहीं, समझ में क्यों नहीं आता। खैर, इस वक्त हमें फ़रूख हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है। उनसे ज़रा बात करते हैं इसी मामले के ऊपर और उनसे हैं कि वो अपनी इस कामयाबी पे कितना खुश हैं। फ़रूख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक गैर मुअस्सर अपोजिशन जो होती है, एक जानिब तो ब्लेसिंग होती है गवर्नमेंट्स के लिए कि वो बगैर किसी तातुल के रुकावट के अपना काम करती रहती है, लेकिन दूसरी जानिब आवाम के लिए और इटसेल्फ हुकूमत के लिए एक क्या कहना चाहिए, ब्लेसिंग नहीं भी होती, क्योंकि जब आप पे कोई तनकीद करने वाला नहीं होता, आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं होता, आप अपने हर फैसले को दुरुस्त समझते हैं और इस्लाह का पहलू बहुत कम रह जाता है। इन दोनों शोबों के दरमियान आप अपने आप को बतौर हुकूमत कहाँ खड़ा देखते हैं? देखें, बात यह है कि यकीनन जो अपोजिशन के बड़े बड़े दावे थे वो दावे तो उनके हो गए नाकाम, क्योंकि आपके इल्म में है कि बजट पास ना होने के बड़े बड़े दावे जो है वो इन्होंने किए थे और कल इनके अपने अरकान जो है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, और जब बड़ी तादाद के अंदर इनके अपने अरकान मौजूद नहीं थे तो नजर आता है कि अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं है, तो उनके अरकान भी दिलचस्पी नहीं लेते।
और हमने तो बजट भी अपना पास किया, क्योंकि ये अवामी बजट है, जिस बजट में आवाम के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, आम आदमी के हवाले से, पाकिस्तान में सस्ती बिजली के लिए डैम्स के हवाले से, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पैसे रखे हैं। 900 अरब रुपए की PSDP रखी गई है, जो तरक्याती बजट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवामी बजट था, पहले ये सेट हो चुका हुआ था आवाम के अंदर, और अपोजिशन के अंदर भी जो है वो एक आपस में समझ लें कि इनके रैंक्स में यूनिटी नहीं है। और यही वजह है कि कल 172 के नंबर से और 138 के नंबर में बहुत बड़ा जो है वो एक गैप है, जो है वो शो अप नहीं हुए। और फिर भी हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है, जो मुल्क के हमारे कौमी सतह के मसाइल हैं, मामलात हैं, उनके अंदर अपना किरदार अदा करें। जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला है और इसके हवाले से दीगर ऐसे कानून साजी है, किरदार ये अदा कर सकते हैं, उसमें ये आए, हम इनको वेलकम करें। ठीक हो गया। फारूक कबीर साहब, आज एक्सपेक्टेड है कि वज़ीर आज़म साहब कौमी असेंबली में खिताबेंगे और गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और अपोजिशन से राब्ता भी कहा जा रहा है कि किया गया। क्या वाकई अपोजिशन से राब्ता हुआ है कि वो वज़ीर आज़म के खिताब में कोई रुकावट ना डालें? देखें, मैं अपोजिशन के साथ जो हमारी तरीके से लेके चलना है और एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, स्पीकर साहब उसको चेयर करते हैं, और उसमें अपोजिशन की भी सीनियर लीडरशिप शामिल होती है और हुकूमत की जानिब से भी सीनियर लीडरशिप शामिल होती है। वो मुसलसल एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और असेंबली के इजलास को किस तरह आगे बढ़ाना है और उसका पैटर्न क्या होगा, तरीका क्या होगा, उसके तयन के लिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और उनका यकीनन वो कौन से खिताब करेंगे और सब कुछ उनके खिताब को जो है वो सुने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब असेंबली में बात करते हैं तो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। हाँ। एक तो थोड़ा सा ऑडियो में एंटर आ रही है, थोड़ा सा अगर आप अपने डिवाइस को मूव करें तो शायद सिग्नल्स बेहतर हो जाएं। और साथ ही मैं सवाल भी कर लेता हूँ, कल आसिफ अली जरदारी ने कहा, उनकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट है ही नहीं तो चलेगी कहाँ से, या ना चलने का क्या सवाल है जब वो गवर्नमेंट उनके मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात ये कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि कोई सीरियस राब्ता बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन हुआ नहीं है आज के खिताब को लेकर। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि अपोजिशन रखना नहीं डालेगी, और इस उम्मीद पर तो कभी अमल होता नहीं है, क्योंकि जब अपोजिशन लीडर बोलते हैं हुकूमती वज़रा शोर करते हैं, जब वज़ीर आज़म बोलते हैं अपोजिशन शोर करती है, और अल्टीमेटली किसी को कुछ समझ नहीं आता, पार्लियामेंट का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। तो इस पर कुछ सीरियस एफर्ट डोंट यू थिंक होनी चाहिए? नहीं, देखें, बात यह है कि इस पे हमारे चीफ विप हैं, स्पीकर साहब हैं, उनके साथ कांटेक्ट हुआ है और राब्ता भी है, और यकीनन जो है उस पे हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होगी। देखें, जो बुनियादी चीज़ ये है कि आसिफ अली जरदारी जो बात करते हैं, अगर जरदारी ये बात करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि सिंध में हमें हुकूमत जो है वो नजर नहीं आती। वहां पर आप देखें कि पहला बजट किसी असेंबली में पास हुआ होगा जहां पर अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका नहीं दिया गया हो। सिंध के अंदर किसी भी पार्लिमानी पार्टी के जो अपोजिशन में हैं उनके लीडर को बात करने का मौका फराहम नहीं किया गया, और जब वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं वहां पर जमहूरियत का गला घोंट दिया जाता है। यहाँ पर आकर हमें बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े लेक्चर इधर इस्लामाबाद में तो हमें बहुत देते हैं, लेकिन सिंध असेंबली में आप ये देखें कि अपोजिशन लीडर के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होनी चाहिए, जिसने इनकी वहां पर कारस्तान जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध में इन्होंने अपने पास रखी हुई है, वो भी इन्होंने अपोजिशन को नहीं दी और यहाँ बोलने नहीं दिया गया, बजट के ऊपर बात करने का मौका नहीं दिया गया। तो हुकूमत तो हमें सिंध में नजर नहीं आती, जमहूरियत हमें सिंध के अंदर नजर नहीं आती। वहां पर जिस तरीके से इन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है, और वजीर एक बात तो फारूक साहब बड़ी वाज़ेह है, हम पे 1,70,00,000 एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म होने की हैसियत से और छोटी मोटी एक छोटा मोटा साफ्ती करियर भी लेकर जो हमने देखा है, इससे पहले इतनी तल्ख सिचुएशन नहीं देखी हमने। लड़ाइयाँ होती रहीं, इख्तलाफ राय भी होता रहा, एहतजाज भी होते रहे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही गंभीर नज़र आती है कि एक जानिब बलोचिस्तान असेंबली के ऊपर अपोजिशन चढ़ दौड़ती है, उसका दरवाज़ा उसको ताला लगा दिया जाता है, CM बलोचिस्तान पे अटैक होता है, दूसरी जानिब आपके मेंबरान
चारपाई लेकर असेंबली हॉल के अंदर आ जाते हैं, कफन लेकर बैठ जाते हैं और इस तरह के मामलात, और तीसरी जानिब बजट की कॉपियां खवातीन को दोनों जानिब से मारी जाती हैं। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे। कोई तो होगा सर इस पे जो नेगोशिएशन करेगा। अगर आप बहसियत हुकूमत कहते रहेंगे कि अपोजिशन खराब है, अपोजिशन कहती रहेगी हुकूमत खराब है, ये कितना ज्यादा नुकसान हमारे पार्लिमानी निज़ाम को पहुंच रहा है, इसका अंदाजा है किसी को हुकूमत में से या अपोजिशन में से? नहीं, देखें बात ये है, फिर मैं आपको कहूंगा हर मामले का देखें पस मंजर ये है, जो बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज ये है कि अपोजिशन ये चाहती है कि उनका जो एक पुराना तरीकाकार था मुकमुका का, वो उन्हें यहाँ भी मिले और तमाम चीजें जो हैं कुछ लो और कुछ दो के बदले में हो। अब कुछ लो और दो बदले की जो कीमत है वो एक बहुत बड़ी कीमत है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो हुकूमत अदा नहीं कर सकती। हम इन्हें ये कहते हैं कि आप एक ऐसे एजेंडे के ऊपर मुतफिक हो, चाहे वो मैंने जिस तरह पहले आपको कहा, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म हो, चाहे वो कौमी सलामती के मामलात हो, चाहे वो मुल्क की इकॉनमी का मामला हो। देखिए मुल्क की इकॉनमी मजबूत होगी तो पाकिस्तान तगड़ा होगा ना, तरक्की करेगा, उसके समरात पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाए जाएंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग भी पार्लियामेंट में है, सेनेट में है, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से हैं, अपोजिशन बेंचेस से हैं, उनको मैं समझता हूँ कि अपना एक मुस्बत पॉजिटिव किरदार इस तमाम मरहले के अंदर जो किसी काम के लिए करके भेजा है ना। कानून साजी का जो इदारा है वो पहलवान साजी का यही मसला है ना, ये हो नहीं रहा। ये दोनों तरफ ये रियलाइजेशन जो है, सुन लेना मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये रियलाइजेशन जो है वो हुकूमती साइड पे भी है। और आप ये भी ज़हन में रखें कि हमने इसी कौमी असम्बली से 110 कवानीन पास करवाए हैं, अदम ताउन के बावजूद, वॉकआउट्स के बावजूद, शोर शराबे के बावजूद। इस बजट के ऊपर 93 घंटे टोटल जो है वो बहस हुई है, जिसमें से 16 घंटे 10 मिनट ऑपोजिशन को अजाफी फराहम किए गए हैं। इससे ज्यादा और हुकूमत क्या कर सकती है? इससे ज्यादा हुकूमत और खंदा पेशानी का मुजाहरा और क्या कर सकती है? हम इससे और भी ज्यादा करने को तैयार है, लेकिन बजट की मंजूरी के हवाले से तो आपने बात की, लेकिन अब हुकूमत महंगाई कैसे कम करेगी? अब ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी इजाफे की सिफारिश की है। अब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी, बजट मंजूर हो गया है, लेकिन स्टिल अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो बराह रास्त तो असर इसका आवाम पे आएगा। महंगाई में तो उसी तरह से हम देख रहे हैं, वही कंसिस्टेंसी है। कब तक रिलीफ मिलेगा आम आवाम को? देखें बात यह है कि जहां तक रह गई बात पेट्रोलियम की कीमतों की, तो वो आपके इल्म में होना चाहिए कि जनवरी ऑनवर्ड पेट्रोलियम की कीमतें आलमी मार्केट में $34 फी बैरल से आज $73 फी बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो जब इतनी कीमतें आलमी मार्केट में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो पेट्रोल और डीजल जो है वो हम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, तो सारा वहां से बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं अपनी खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। हमने कीमतें नहीं बढ़ने दी क्योंकि हमने पेट्रोलियम लेवी में भी कमी की, अपने टैक्सेस में भी कमी की, और उसका बोझ कोशिश की कम से कम आवाम के ऊपर पास ऑन करें। लेकिन और आपने देखा होगा कि अप्रैल से मई के हिस्से तक हमने नहीं बढ़ाई। जहां तक कोशिश होगी हम चाहेंगे कि आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डालें। आपने बिजली की कीमतों के हवाले से देखा तो हम IMF के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है फारूक भाई, तीनों चीजें ऐसी बड़ी हैं इस वक्त। लाइटर नोट ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस भी है। एक तो ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल की तो हम बात कर ही रहे हैं, एक जानिब जो 5 मिनट से ऊपर फोन कॉल करेगा उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। कल शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि जो बात होती है 5 मिनट में हो जाती है, उसके बाद वैसे ही टामक टोहियां होती हैं। और खवातीन के मेकअप पे भी आपने बढ़ा दिया, तो घर में भी आपको मुखालफत हो जानी है। आई मीन जो खवातीन खाना है वो भी मुखालफत करेंगी कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, मेकअप महंगा क्यों है। देखें दो चीजें हैं, एक आपकी जो सोच होती है, देखें आपने मुल्क चलाना है, मुल्क चलाने के लिए आपको रेवेन्यू भी की दरकार है, और वो रेवेन्यू आपने होगा तो आप अपने अखराजात भी कर सकेंगे, आप अपना तरक्याती बजट भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसी के साथ साथ देखें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर इम्पोर्टेड आती हैं। अब आप ये देखें कि इम्पोर्टेड आने का मतलब ये है कि आप उनके बदले डॉलर्स अदा कर रहे हैं। जब आप डॉलर अदा करते हैं, मुल्क से डॉलर्स का आउटफ्लो होता है, डॉलर बाहर जाता है, उससे आपकी मुल्क की करेंसी के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है कि हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उन इंपोर्ट्स को अगर कर्टेल ना करें, कम ना करें, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, उसको भी कर्टेल करना है। तो लिहाजा जब इस किस्म के टैक्सेस इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर लगाए जाते हैं तो उनको डिस्करेज भी करना होता है गैर जरूरी इंपोर्ट्स के ऊपर।
और जो लग्जरी चीजें खरीद सकता है वो उसके ऊपर टैक्स भी अदा कर सकता है, लेकिन कोई ऐसी इंपोर्टेड चीज जो कि लाइफ सेविंग दवाइयां शामिल है, रेजिस्टेंस आपको आने वाली है मेकअप के ऊपर भी और जेवरात के ऊपर भी आपने टैक्स लगाया। खैर चले, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग और डिटेल में अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। फारूक हबीब साहब मौजूद थे, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, जो कि बता रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तरीन साहब की ये थी, अब आप मेकअप को छोड़ें, अब आप फिल्टर्स यूज किया करें, सस्ता हल है। तो मेकअप तो बहुत खूबसूरत लगने के लिए। और तरीन साहब ने कहा है कि जो बात फोन पे होती है ना वो 5 मिनट में हो जाती है, तो 5 मिनट से ऊपर बात पे टैक्स लगेगा। ब्रेक ले रही थी, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, अगर लगन सच्ची हो तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये बात आप सुनते तो बहुत हैं, हम उन लोगों से आपको मिलाते हैं जो ये करके दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ किया है मार्शल आर्ट्स के इरफान महसूद ने, पहले भी हमारे शो में मेहमान बन चुके हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। उन्होंने फ्रांस के एरिक लिजियन का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है और फ्रांस के एरिक ने एक पांव पर 100 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 31 पुशअप्स किए थे। इरफान महसूद ने 43 कर डाले। वाह, और उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह इरफान महसूद दुनिया के वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुशअप्स कैटेगरी में 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और इरफान महसूद ने अब तक इंडिया के 13 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं अपने नाम किए हैं। इरफान महसूद के जो टोटल हैं 43 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। इससे पहले भी इरफान महसूद अमेरिका, बरतानिया, इराक, स्पेन, इटली, फिलिपाइन, मिस्र, इंडिया और फ्रांस के कई रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं। एक चीज इससे पहले कि हम इरफान से बात करें, हमें ये एजाज हासिल है कि हम इरफान को मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लेकर आए। सबसे पहले भी हमारे शो में आए थे और आज भी हमारे शो में दोबारा हमारे शो का हिस्सा बने। इरफान महसूद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, 43 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने अपने नाम कर लिए हैं, मतलब कमाल होगी है। चाहते क्या हैं? लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं यही चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम करूं। इरफान, बड़ी स्ट्रांग फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है और जब पहली दफ़ा भी आपसे बात हुई थी तो अब हमने आपसे पूछा था, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की जगह नहीं है, अपने तौर पे आप एक रिकॉर्ड को चूज़ करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं और फिर उसे तोड़ डालते हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? इसके पीछे क्या स्टोरी है, ज़रा थोड़ा सा देखने वालों को बताइए। इसके पीछे यही स्टोरी है कि 2003 या 2002 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक देखी हुई थी स्कूल के टाइम में। तो उस टाइम मेरे जो टीचर थे उससे मैंने पूछा था कि ये किस चीज़ की किताब है, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे जो कोई परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं उसका नाम इस किताब में रजिस्टर हो जाते हैं। तो उस टाइम से बस यही एक सोच थी कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इसमें मेरा नाम भी आएगा। तो 2016 में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2021 तक मेरे 43 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सच एन अमेजिंग पाकिस्तानी, इतने पसमानदा इलाके से आप यहाँ पे मौजूद हैं और अल्लाह करे आपका फ्यूचर और भी ज़्यादा हो। अच्छा, ये तो वो रिकॉर्ड्स हैं जो आपने तोड़े हैं, जिनको आपने देखा, टारगेट किया और तोड़ा। कोई ऐसा रिकॉर्ड भी है जो आप खुद जिस पे काम करें, जो पहली दफ़ा आपने करना है या बनाना चाहते हैं? कोई ऐसी चीज़ है जिस पे काम करने का इरादा है? इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि जो दूसरे कंट्रीज के मार्शल आर्टिस्ट थे उनके पास थे, वो मैंने बनाए थे, वो तोड़े। कुछ रिकॉर्ड ऐसे थे जो वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ पहली दफा मैंने अटेम्प्ट किए थे। वो रिकॉर्ड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की तरफ से एक चैलेंज थे। जो सबसे टफ वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड था, 2 उंगलियों पे थम्स पुशअप्स मैंने किए थे। ये पहली दफा मैंने वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था, इससे पहले किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद एक दूसरा रिकॉर्ड था थम्स पुशअप्स के साथ 40 पाउंड वजन के साथ मैंने किए थे, वो भी वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था। मतलब अंगूठों के ऊपर? जी 40 पाउंड वजन के साथ। और एक तीसरा जो गिनीज रिकॉर्ड था वो थम्स पुशअप्स 100 पाउंड वजन के साथ, ये भी अभी तक ये रिकॉर्ड मेरे पास हैं। यानी ये वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले मैंने ये अटेम्प्ट किए थे। जबरदस्त। अच्छा इरफान, चूंकि आप इतने जबरदस्त रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और पाकिस्तान का नाम करें, आपके आगे कोई आप किसी को सिखा भी रहे हैं या आपने कोई अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉपर्ली आप ट्रेनिंग देते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में मेरी मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इसमें एक स्टूडेंट है जिसने 2 रिकॉर्ड बनाए, बाकी जो 4 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बनाया हुआ है। और नेशनल लेवल पे 15 से 16 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं।
बाकी भी स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इंशाल्लाह करीब वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज आप अपने ओन पर कर रहे हैं या कोई आपके साथ कोई इलाका या उस जगह की कोई? ये जिस हल्के से इनका ताल्लुक है वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान भी हैं और वहाँ से गंडापुर साहब भी हैं, अली अमीन भी हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा इरफान। अभी तक ना मौलाना फजल रहमान ने रब्ता किया है, ना अली अमीन गंडापुर ने रब्ता किया है। इतने हमारे अचीवमेंट्स हैं, ना हम हमारे क्लब को आया हुआ है, ना हमारे क्लब को किसी ने सपोर्ट किया। बस अपनी मदद आपके तहत हम लगे हुए हैं। कभी पाक आर्मी कुछ इक्विपमेंट्स स्पॉन्सर कर देते हैं या हमारे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वजीरिस्तान के वो कुछ इक्विपमेंट स्पॉन्सर कर देते हैं। बाकी अपनी मदद आपके तहत मजे की बात हुई कि सिविल गवर्नमेंट के करने के काम है जो आर्मी को करना पड़ रहे हैं। तारीफ भी करना बनती है और तनकीद इसलिए करना बनती है कि सिविल गवर्नमेंट कहाँ पे है। मतलब जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, मैंने तो कम से कम अगर कोई प्लेयर ऊपर आते देखा है तो उसने यही कहा कि कहीं ना कहीं हमें आर्मी ने सपोर्ट किया तो हम ऊपर आ गए। ये सिविल गवर्नमेंट के करने के काम है, उनको पैसा भी देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे तो कोई रिवाज है ही नहीं। हमें जब तक कहीं बाहर के मुल्क से अप्रिसिएशन नहीं मिलती तब तक हमें होश नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी होश नहीं आ रहा। गिनीज रिकॉर्ड बना दिया। इरफान, हम उम्मीद करते हैं कि जब आप 50 रिकॉर्ड बनाएंगे तो शायद किसी गवर्नमेंट इदारे को या रिप्रेजेंटेटिव को शर्म आ जाए और वो आपसे राब्ता कर ले। अच्छा इरफान, इतनी ताकत जो है ये कौन सा वो वाला कोई शहद वगैरह यूज करते हैं अली अमीन साहब जो यूज करते हैं या क्या खाते पीते हैं जिससे इतनी ताकत आती है? अच्छा नहीं, वैसे आपकी वाला शहद इस्तेमाल करता हूं ना। और वो डाइट प्लान क्या है आपका? मेरा सवाल ये था। मेरा कोई खास डाइट प्लान नहीं है, लेकिन ये कि कुछ जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अच्छा वो मैं यूज करता हूँ। और साथ में टफ प्रैक्टिस मैं ज्यादा करता हूँ। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा रूटीन आपकी खाने की पूछूं हमारे देखने वालों के लिए, मे भी कुछ बच्चे घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको क्या बताएंगे आप? वो अपनी डाइट कैसे रखें और फिर एक्सरसाइज का स्केड्यूल भी या अपनी ट्रेनिंग का वो भी जरा थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, मेरा एक प्रॉपर वो नहीं है ट्रेनिंग डाइट, यानी जिस तरह बॉडी बिल्डर्स वगैरह वो करते हैं। मेरा सिंपल ये है कि मैं खजूरें लेता हूँ, वो सुबह खाता हूँ, और काजू वगैरह होते हैं या जो किशमिश, इन तीन चीज़ों को मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। साथ में कलवंजी वगैरह। फिर जो बाकी जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं ये मैं इस्तेमाल नहीं करता, जिसमें स्टेरॉइड वगैरह होते हैं। वो फिर ये होता है कि वक्त ही आपको फायदा दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर आपके लिए काफ़ी मसाइल पैदा करते हैं। और बाकी सिंपल जो खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है वही मैं। ठीक है। और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप अपने इलाके में से, तो हमारे सामने हैं ही, ओबियसली मुझे पता है कि कितनी मेहनत आपने की होगी और फिर आपने ये एजाज़ात हासिल किए हैं। अपने इलाके को लेकर आप, जो लोग आपको देख रहे हैं या जो लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? किस तरीके से अपने आप को लेकर चलें और कैसे टारगेट करें डिफरेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को? देखिए, जिस तरह मेरा ताल्लुक वजीरिस्तान से एक बहुत पसमानदा इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकता हूँ, रजिस्टर करवा सकता हूँ। तो बाकी जो बड़े शहर हैं, बड़े जो हमारे प्रोविंसेस हैं, तो उनके लोग तो और भी आगे जा सकते हैं। अपने अंदर एक पैशन पैदा करें, एक जज्बा पैदा करें और फिर एक टारगेट बनाए और टारगेट को अचीव करने के लिए फिर मेहनत स्टार्ट करें। ठीक है। और इरफान, ये तो अभी तक आपकी अचीवमेंट आपके अपने इलाके में, अपने एरिया में रहते हुए हैं। ओबियसली पाकिस्तान से बाहर जाने का भी आपकी ख्वाहिश तो डेफिनेटली होगी, लेकिन कोई मैकेनिज्म है आपके माइंड में कि ऐसा हो और आपने कोई मुकाबला सोचा हुआ जो आप यहाँ पे तफवीज़ कर पाएँ देखने वालों को कि अगर मुझे इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए तो मैं कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता हूँ? कुछ आप इस हवाले से बताइए, इंटरनेशनली किसी फोरम पे। मुझे कुछ 1-2 साल पहले ऑफर हुई थी बाहर के ममालिक से भी, पाकिस्तान के जो बड़े शहर वहाँ से भी ऑफर हुई थी कि आप यहाँ पे आ जाए, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं गया। यहाँ पे मैंने जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट की हुई यहाँ पे मार्शल आर्ट्स है। ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स की अकेडमी नहीं है, यहाँ से मैंने वर्ल्ड लेवल पे प्लेयर तैयार करने, अल्हम्दुलिल्लाह 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑलरेडी मेरे पास हैं। बाकी ये कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो ऑफिशियल उनके होते हैं उनके सामने वहाँ पे परफॉर्म करूँ, जैसे इंग्लैंड है या दुबई में उनके ऑफिस वगैरह है,
वहाँ पे उनके सामने मैं अपने रिकॉर्ड वगैरह अटेम्प्ट करूँ। ये तो टोटली मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मत ये है कि मुझे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं और कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं कि स्पॉन्सर ना होने की वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं इरफान कि आपकी हेल्प हो, आपको स्पॉन्सर्स मिलें और जिस तरह से आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए आप मजीद रिकॉर्ड अपने नाम करें और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और आपके स्टूडेंट्स जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी आप ही की तरह रिकॉर्ड बनाते चले जाए और हम बार बार आपको अपने शो में बुलाएं। इरफान महसूद हमारे साथ मौजूद थे और दोनों जो सियासी शख्सियात हैं जिनका हमने जिक्र किया, चूंकि वो बड़ी सियासी शख्सियात हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी एक पार्टी के सरबराह हैं और दूसरी जानिब उनके बेटे तो खैर अब भी MNA भी हैं और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वफाकी वजीर भी हैं, इमरान खान साहब की इस कैबिनेट के बड़े अहम मेंबर हैं। उनकी तरफ से कोई राब्ता नाजरीन अभी तक नहीं किया गया इरफान के साथ और इससे ज़्यादा लापरवाही की बात और कोई नहीं हो सकती। इस गिनीज बुक 43 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद हमारे सामने बैठे और इनसे कोई राब्ता नहीं है। इरफान विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपके लिए इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे और आप एक्सप्रेसो का मुस्तकिल हिस्सा हैं। जब भी आप कुछ नया कीजिए हमें ज़रूर बताइएगा। आप इंशाल्लाह हमारी स्क्रीन आपके लिए, हमारा शो आपके लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। इरफान महसूद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। आज हमने एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात एक बार फिर इनसे कराई। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करने वाले हैं वजीर आज़म इमरान खान के 3 बड़े आज़मों के दौरे के हवाले से और बैरूनी दौरों पर मजमूई तौर पर जो 12 दौरे थे उन पर $6,80,000 लागत आई, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के न्यूयॉर्क जाने वाले एक दौरे पर खर्च होने अखराजात के निस्फ से भी कम है। वजीर आज़म ऑफिस के इश्तराक करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इमरान खान साहब ने इक़्तिदार के इब्तदाई 3 सालों के दौरान अपनी सादगी की पॉलिसी को जारी रखा। अपने दफ्तर हो या अपनी सरकारी रिहाइश का, उसके बजट में तकरीबन 40% कमी की गई और मजमूई तौर पर वजीर आज़म इमरान खान 26 बार बैरून मुल्क गए, जिस पर तकरीबन 176 मिलियन रुपए की लागत आई। लेकिन ये रकम 9 साल कबल जरदारी साहब के जो दौरे हैं न्यूयॉर्क के उस पर होने वाले अखराजात से भी कम है और सन 2016 में जो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनके एक ही दौरे पर $9,1250 रकम खर्च की गई थी। मरकज़ी धारे में शामिल सियासी जमातों की तीनों सरबराहों में कुछ गैर मुल्की मंजिल मकसूद यकीनी तौर पर आम नहीं है, लेकिन हम अगर मजबूरी तौर पर इस बारे में बात करें तो 2-3 रहनुमाओं का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये फिगर्स अच्छी हैं, अच्छी चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर हम गौर करें तो पाकिस्तानी कौम का पैसा जो कि टैक्स का पैसा है ज़ाया होता है और इससे पहले हमेशा बाहर की एजेंसीज हमें फाइनेंशियल एजेंसीज ये कहती आई हैं कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं करती। अच्छी मिसाल है। हमें इस पर सीनियर तजियाकार माशी मामलात के ऊपर शहबाज राना साहब हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या राय रखते हैं और किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं इन आदाद शुमार से। राना साहब थैंक यू वेरी मच। आपने लिखा भी है इसके ऊपर, लिखते भी रहते हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को लेकर। एक मिसाल तो बज़ाहिर अच्छी लगती है। आप बीइंग सीनियर एनालिस्ट किस हद तक मुतमईन इन आदाद शुमार से और इनका क्या असर होता है मजमूई तौर पर हुकूमत के इमेज के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि 1 रुपया भी जो बचता है वो इस कौम के जो टैक्स के पैसे हैं उसका बचता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान जब से वो इक़्तिदार में है उनकी ये कोशिश रही है कि वो बाय एग्जाम्पल लीड कर रहे हैं। उन्होंने पहले अपने जो दफ्तर और अपना जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके अखराजात में अच्छा खासा कमी की। ये जो फॉरेन विजिट्स होते थे उनके ऊपर जब वो इक़्तिदार में नहीं भी थे तो उनका एक बहुत क्रिटिकल व्यू रहा था कि जब पाकिस्तानी हुक्मरान बाहर जाते हैं तो ऐसे जाते हैं कि जैसे वो किसी मुल्क के जो बादशाह हों, जबकि पाकिस्तान के जो माशी हालात इतने अच्छे नहीं है। इसी पॉलिसी की वजह से उनके जो अपने जो ट्रिप्स थे उसमें उन्होंने उनकी कोशिश थी एक तो ये कि वो उसमें बहुत ज्यादा लोगों को साथ लेके ना जाएं और दूसरा जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे वो दौरे करें। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इनके जो अखराजात अगर आप देखते हैं जो वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से मुझे रिलीज किए गए उसके अंदर आप देखें एक वाज़ेह आपको कमी नजर आती है। और ये अगर सिर्फ नवाज शरीफ साहब के अखराजात जो थे उनका जो 4 साल का पीरियड था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उससे तकरीबन ये 7 गुना कम थे। तो दिस इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस जहाँ पे जो लीडर होता है वो बाय एग्जाम्पल लीड करता है। और इसी तरह जो वफाकी बहुत सी आपकी वजारतें होती हैं और इदारे होते हैं उनके भी जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी की गई है पिछले जो 3 साल का अरसा था उसके दौरान। बल्कि बहुत सारी ऐसी जगह ऐसा हो रहा है कि उन लोगों के पास जो एक रूटीन के कुछ चीज़ों के आपके बजट्स होते हैं उसमें भी कटौती लगी है। इवन कि उनके जो एंटरटेनमेंट के फंड्स होते थे उनका जो रिफ्रेशमेंट का फंड था वो कम हुआ है। अब इवन की कुछ मिनिस्ट्री में ये बात हो रही है कि इतनी ज़्यादा कटौती हो गई है
कि अब उनकी जो रेगुलर सर्विस डिलीवरी उसमें शायद फर्क पड़े। अच्छा शहबाज भाई, इसमें एक बड़ा जो हिस्सा है वो इस सूरत में भी है कि जब पुराने हमारे जैसे पहले के हुक्मरान चाहे नवाज शरीफ साहब थे या पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब थे, जब वो मुल्क से बाहर जाते तो एक बड़ी तादाद जर्नलिस्ट की भी साथ जाती थी और उनकी जो दीगर प्रोटोकॉल के लोग होते थे, फिर एम्बेसीज के अंदर या वहाँ पे जो स्टेज होते थे बड़े लग्जरी होते थे। अब इस तादाद में बहुत कमी आई और मुझे याद है जब आम दौरों पर मुख्तलिफ सहाफ़ी नहीं जा रहे थे जो इससे पहले जाते थे सरबराह मुमलिकत के साथ, तो तनकीद आ रही थी कि मुल्की नैरेटिव बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। हमें तो ये भी मालूम पड़ा कि एम्बेसी से ही लोकली वहाँ पे कुछ कैमरामैन वगैरह अरेंज करके फुटेजेस पीटीवी को भिजवाई जाती थी और उसको ऑन एयर किया जाता था। तो आपके ख्याल में ये ठीक मंतक है, ये ठीक रविश है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और उसके हुक्मरान के लिए, या फिर आपको लगता है नहीं मीडिया का दौर है, कवरेज ज्यादा होनी चाहिए, लोगों को जाना चाहिए था साथ? देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान से सहाफी साथ ना जाएं तो उससे प्राइम मिनिस्टर की कवरेज पे फर्क पड़ता है। इसको थोड़ा सा हॉलिस्टिकली देखने की जरूरत है। मैं खुद कई दफा मुल्क से बाहर गया हूँ कवरेज के लिए, लेकिन मैं किसी सरकारी विजिट पे आज तक नहीं गया क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर बीत नहीं और प्राइम मिनिस्टर से मेरा वास्ता नहीं डायरेक्टली, तो मैं किसी फॉरेन ट्रिप पे नहीं गया। लेकिन 2017 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वो डावोस गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और मैं भी उस साल डावोस में गया था, लेकिन मुझे मेरे इदारे ने भेजा था, मैं सेपरेट गया था उनसे। तो वहाँ पे उस वक्त उस साल जनरल राहील शरीफ भी गए थे और नवाज शरीफ साहब भी गए थे। राहील शरीफ साहब की जो वहाँ पे प्रेजेंस थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, वो बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब। और मुझे अभी भी याद है, मैं एक सेशन में जाने के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो नवाज शरीफ साहब अपने कॉन्वॉय के साथ वो जा रहे थे। तो उनकी जो एक स्टाइल था उनका, एक लग्जरी चलने का और उनके साथ गार्ड लेके चलने का, वो मुझे वहां पे उनका डावोस में भी नजर आया। अच्छा, बट क्या उससे पाकिस्तान की जो कवरेज थी वो इफेक्ट हुई? जो सरकारी तौर पे लोग जाते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो जिनको जो गवर्नमेंट के अपने इदारे होते हैं, APP है, PTV है, उनके लोग जाते हैं, उनको जो बनी बनाई प्रेस रिलीज दे दी जाती है, वो छाप देते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर जर्नलिस्ट यहाँ से जाता है तो समटाइम्स दे आर ऑब्लाइज्ड कि अब कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आए या पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, इसकी कवरेज के लिए इदारों को खुद। और आपकी बात से मैं ये समझ पाया हूं कि इससे ऐसा असर नहीं पड़ता, कवरेज होती है, हो रही होती है, तो सिर्फ अखराजात ही बढ़ते। आखिर में ये बताइए कि जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि गरीब ममालिक हैं, उनके अगर सरबराह की जानिब से ऐसा रवैया ऑस्टेरिटी का अपनाया जाता है तो इसका कितना असर पड़ता है? और खासतौर पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे जो इदारे हैं, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? मस्बत असर पड़ता है इसका? जी बिल्कुल, मस्बत असर इसलिए पड़ता है कि जो सारी बात होती है वो परसेप्शन। पाकिस्तान, हम अपने मुल्क के अंदर जो मर्जी क्लेम करें, दुनिया बाहर से हमें जब देखती है तो वो हमें गरीब मुल्क समझती है और हमें हर रोज हम नए कर्जे ले रहे होते हैं। कल भी पाकिस्तान ने $80 करोड़ का नया कर्जा लिया है। इसी तरह इस हुकूमत ने अगले साल का जो इसका प्लान है, $17 अरब के नए कर्जे ये लेना चाहती है। तो लेकिन जब आप ये सारी चीज देखते हैं, इसमें बॉटम पे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपने भी उन्होंने अखराजात को कटौती की है, जो वफाकी वजारतें उनकी अखराजात की भी कटौती की है। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला कि उसने जो शरह सूद 13.25% रख दी थी, उसकी वजह से हुकूमत की जितनी सेविंग्स थी वो चंद करोड़ रुपए बनती थी। अच्छा। और दूसरी तरफ उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के जो उसकी शरह सूद में जो इजाफी अदायगियां पाकिस्तान को करनी पड़ी, एक साल का जो तखमीना है उसका वो 1000 अरब रुपया इजाफी है। तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो मुल्क की तकदीर को और मुल्क की जो रियासत होती है उसके लिए बहुत अहम होते हैं। इसलिए हमें इस तरह की ये जो होती है ना कि ऑटोनॉमी के नाम पर और इस तरह फिस्कल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, हम इन सारी चीजों को देते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्या जिन इदारों को हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की मफादात को उस तरह तहफ़्फ़ुज़ करें? सही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर डिटेल में भी बात की जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। शहबाज साहब सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार और एक्सप्रेस का हिस्सा भी हैं, हमें इस वक्त अपनी ख्यालात से आगाह कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। उनका कहना था कि अच्छा इमेज पड़ता है। खैर, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे हम पहुँच चुके हैं और एक और ख़बर आप तक पहुँचाते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको बताएं कि सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को दोनों फ़िज़ाई अफवाज के माबैन बामी ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ के हवाले से शानदार खिदमात के एतराफ़ में तुर्क आर्म्ड फोर्सेस के लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने अपनी जो तुर्की के उनका 4 रोज़ा दौरा था, सरकारी दौरा था, इसके दौरान गुज़िश्ता रोज़ तुर्की के सीनियर फ़ौजी क़यादत से मुलाकात की। एयर चीफ ने तुर्की के वज़ीर कौमी दिफा जनाब हुलूसी एकार और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल यासिर गिलर से भी अलहदा मुलाकातें की और इन मुलाकातों के दौरान पाक तुर्क
तुर्क जो दिफाई ताल्लुकात हैं उसको मजीद फ़रोग़ देने, दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन बामी तजर्बात से इस्तिफ़ादा करते हुए तरफ़ैन की हरबी इस्तेदाद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। और ये उसके कुछ एक्सक्लूसिव मनाज़िर उस तकरीब के जिसमें उनको ये अवार्ड दिया गया जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी नोट पर हम आपसे जी इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हमें राब्ता कर सकते हैं। कुछ अगर आप चाहते हैं फीडबैक देना तो इंशाल्लाह कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।